नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। मैं सरकार के अनीतियों के खिलाफ बोलता हूँ, झूठ और दोहरेपन के खिलाफ बोलता हूँ। तो कुछ लोग, खास करके मेरी ही कौम के, ये कहते हैं कि आप हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते हैं, कुछ अच्छा भी कर रही होगी। तो जब वो अच्छा करती है तो मैं उसका बोलता हूँ। अच्छा काम इनका एक केवल और केवल, अगर खासकर यूपी की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन वो भी सेलेक्टिव है। माफिया हिंदू आइडियोलॉजी में भी काफ़ी हैं। जो सत्ता के समर्थक हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है। जैसा रौद्र रूप अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा राजूपाल के गवाह को मारा गया है, ऐसा रौद्र रूप इन्होंने मिट्टी में मिला दूंगा। जब मुन्ना बजरंगी जेल में मारा गया, दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं। तो क्या इसके हम गुणगान करें? इस संविधान में निहित है, यहाँ पर सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी क्षेत्रों के रहने, खाने और बोलने की स्वतंत्रता और उसको अपने जीवन को जीने का अधिकार है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? तो इस पे प्रश्न खड़ा ना करें। बाकी आम जन के लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। तो वे लोग जो मेरी कौम के हैं, वे अपने पुरखों का इतिहास जान ले। उन्होंने अगर राज्य चलाए हैं, अपने रजवाड़े कायम किए हैं, तो उनके कीर्तिमान स्थापित हैं। उनके राज्य में हर वो व्यक्ति, हर वो धर्म का सम्मान के साथ रहा है। अगर कोई अनर्थ करता है उसको सबक भी सिखाया। इसका प्रमाण ये है कि मुगलों के राज में हमारे राजाओं ने, चाहे महाराजा सूरजमल हो, चाहे महाराजा रणजीत सिंह हो, उन्होंने मुस्लिम आक्रताओं को और अन्य योद्धाओं ने समय समय पर सबक भी सिखाया, मारा भी है। लेकिन उस आस्था के आम जन को अपने राज्य में दुखी नहीं किया है। और ये भी सर्वविदित है कि देश के राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद जिनको हमारे प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला, उसमें मुस्लिम आबादी का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये मत भूलिए हमारे पुरखों का। और जो बादशाह की, राजाओं के बनाई हुई अत्याचार नीति का विरोध करा, उनके राज्यों को उखाड़ा, या मुगलों के या गोरों के, तो उनमें हमारे पुरखे अग्रणी थे, बलिदान देने में अग्रणी थे। तो वे मेरे ऐसी कौम के लोग जो अंधभक्त हो चुके हैं, वे अपने पुरखों को जान ले। हम न्यायप्रिय हैं। इसी का प्रमाण है कि हमारे यहाँ पर भाई को भाई, माँ बाप को भी या अन्य को भी जब गलत करता है तो कत्ल करने में देर नहीं लगाते हैं। तो इतनी न्यायप्रिय कौम के हम अंश हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा सोच समझ के बोलें और सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। क्या इस देश में आज की स्थिति, मैं ये कहूँगा कि संदीप चौधरी, प्रणब परस्योन वाजपेयी आदि जो सत्ता के अनीतियों के खिलाफ, झूठ के खिलाफ बोलते हैं, उनका अध्ययन जरूर करें। जो राजा हो, जिम्मेदार हो, घर का हो या मुखिया का, अगर उसे हाँ में हाँ मिलाने वाले, करण प्रिय भाषा बताने सुनाने वाले उसके इर्द गिर्द रहेंगे, तो भविष्य उसका भी और उस राज्य की प्रजा का भी चौपट होने का अधिकाधिक संभावना है। ऐसा इतिहास में लिखित है, प्रमाणिक है। तो मैं ये कहूँगा, कल का एक आप वाजपेयी, वाजपेयी का जो NSSO का डाटा और देश की अमीरी का या मुखिया की अमीरी का उसमें बखान किया है, तो उसमें पढ़ना तो उसे, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा इशारा कर देता हूं कि इस देश में पब्लिक सेक्टर का निजीकरण होना सबको दिखता है। उस निजीकरण से कोई रोजगार का सृजन बढ़ने के बजाय घटना। जो पब्लिक सेक्टर बचे हैं उनमें पहले जो लगभग बताते हैं बैंकों में 12 लाख एम्प्लॉयज़ थे, आज वो घट करके 8 लाख हो गए हैं। अन्य ऐसे उसमें भी, और
जो पहले मैन फोर्स आउटसोर्सेज होती थी वो 2.5 से 3 लाख थी, 2.5-3 करोड़ थी, 2.5-3 लाख, हाँ आज वो 5-6 लाख इन पब्लिक सेक्टर में है। एक तरफ ये कहते हैं ईपीएफओ कि जो भी व्यक्ति अपना कारोबार करता, चाहे चाय वाला हो, नाई वाला, उसके यहाँ 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करके उनका ईपीएफ कटवाया जाए। उस तरह से करने के बावजूद भी इस सरकार में अब तक केवल 93 लाख रजिस्टर्ड हुए हैं, यानी कि जो पूर्व से इस्टेब्लिश है उनके बावजूद 1 करोड़ लोगों को ईपीएफओ में लाया गया है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार घटा है, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री का उत्पाद घटा है। खनन में बहुत हमारे यहाँ लाभ का था, जब वो 40% या 25% तक उससे लाभ मिलता था, आज वो कृषि की विकास दर के बराबर 3.7 के आसपास है। ऐसे आयात बढ़ा है, निर्यात घटा है, इससे हमारी रिजर्व विदेशी फंड घट रहा है। लगभग 4 करोड़ उच्च शिक्षा लेने वाले बच्चे डिग्री ले रहे हैं और एनएसओ ने वो खैर फर्जी आंकड़ा दिया है, कहा है कि 5 करोड़ लोग उच्च शिक्षित बेरोजगार हैं। जब 8 साल में अगर 4 करोड़ लोग प्रति वर्ष उच्च शिक्षा या 5 करोड़ ले रहे हैं और रोजगार का सृजन पब्लिक सेक्टर में या केंद्र या सरकारों के द्वारा राज्य और केवल 1 लाख भी प्रति वर्ष नहीं हुआ है, 1 करोड़ की तो आप छोड़ दें, वो बाकी 1 करोड़ एडजस्ट कहीं भी दाएं बाएं हुए होंगे, तो वो 5 करोड़ की जो उच्च शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बता रहे हुए झूठ है, इससे कहीं अधिक है। कोरोना काल में 14 करोड़ के आसपास जो प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों में गए थे वो वापस लौटकर 12 करोड़ काम पर आए हैं, 2.5 करोड़ को आज भी काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे आंकड़े भयावह स्थिति देख करके और इस 5 किलो अनाज से जो लोग पोषित हो रहे हैं, जिस दिन उनकी उस योजना को बंद कर दिया जाएगा तब क्या होगा। और आप ये बार बार गर्व करते हैं कि हमने इस जीएसटी कलेक्शन इतना किया है, तो जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उससे देश की 60% जनता प्रभावित है और वो 60% जनता से ज़्यादा जो अमीर लोग हैं वो जीएसटी 3% देते हैं, 64% यही गरीब जीएसटी दे करके आपका राज्य का या केंद्र का राजस्व बढ़ा रहे हैं, उस पर आप गर्व कर रहे हैं। इन्हीं का खून चूस रहे हैं। कपड़ा, रोटी, दूध, दही आदि आदि पर जीएसटी लगा करके 64% उन्हीं से आप जीएसटी वसूल रहे हैं जो गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से बदहाल है। तो इतना मैं मात्र बता रहा हूँ, बाकी आप उसमें पढ़ लीजिए। ऐसी बेहया, बेशर्मी, झूठ बोल करके लोगों को केवल अतीत के मुस्लिम आक्रताओं के अत्याचारों को, उनसे किए हुए पक्षपात, स्थानीय राजनेताओं के प्रसंग सुना करके देश की गरीबी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी ठीक नहीं होगी। इन सब से देश का ध्यान भटका रहे तो नित्य नए नए ध्रुवीकरण, मुस्लिम ध्रुवीकरण करके बहस का मुद्दा बना देते हैं। जो सरकार की नीति के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कानपुर में एक माँ बेटी एक झोपड़ी में जलकर मर जाती है और वहाँ का अमला जमला बेशर्मी से पर बुलडोजर चलाता है। उनकी उस चित्कार की कोई अगर लड़की लोक गायिका गीत गा देती है दर्द भरा, उस पे प्रश्न खड़े करके, नोटिस भेज करके आवाज़ दबाने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसी बेशर्मी सरकार गानों से भी डरती है। इतनी डरपोक सरकार है। अगर आप सही हैं तो बताया जाता है कि आलोचक और निंदक चाहे वो किसी भी भावना से कर रहा है, अगर आप सच हैं, सच्चे हैं, सत्य हैं, तो आपको सचेत कर रहा है कि आप ऐसा ना करें जैसा वो आपको कहने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आप गलत हैं और आलोचना और निंदा हो रही है तो अवलोकन करें कि कहीं आने वाला समय मेरे लिए और घातक ना हो जाए। तो आलोचक और निंदक किसी भी दृष्टिकोण का हो,
वो कभी भी प्रगतिशील, जिम्मेदार मुखिया परिवार का हो या समाज का हो, सत्ताओं का हो, उनको सचेत करने का काम करते हैं। लोहिया ने तभी कहा था, सड़कों की सूनापन संसद को आवारा कर देता है, और ये ऐसा ही सुनता कि आलोचना सुनना बर्दाश्त नहीं करना, ये कट्टरता की पहचान है। और कट्टरता मुस्लिमों के आपने देख ली होगी, 700 साल यहाँ पर शासन किया, गुलामी रखी है, उसके बाद कैसा अंत उनका हुआ। उनके बादशाहों के अंश कहीं रिक्शा चला रहे हैं, कहीं चाय बेच रहे हैं। ऐसे हमारे रजवाड़ों के गिने चुने होंगे जो सत्ताओं के इर्द गिर्द उनकी छोड़ करके अधिकतम बदहाल है। तो ऐसे ही इतिहास की पुनरावृत्ति जरूर होती है, अहंकारियों का अहंकार जरूर टूटता है। तो ऐसे अंधभक्त और अहंकार के लबेदे में घिरे हुए लोग आलोचना का सुनने का मादा रखें। धैर्य अगर जिनमें नहीं होता तो इसका मतलब वे झूठे हैं, उनकी नीतियां गलत है। नमस्कार।